हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीट्स ऑफ टुडे। चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द, लेट्स रीड इट। सी, दिस इज क्लियरली अ ग्राफ drawn on board. This is a displacement time graph. This is a displacement time graph. Now, using this graph, you have to find these things which I have written on board. First thing that you have to find the average velocity in the first 4 seconds. देखिए, अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ग्राफ है। अभी तक जो हमने ग्राफ्स करे हैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज रिफ्लेक्ट की गई है, दैट ईदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन है। आई मीन एट टाइम्स यू विल सी द ग्राफ व्हिच इज moving with a certain velocity, at some other time with some other velocity. So after every second, the motion of the object is not after every second, but after few seconds, the motion of the object is undergoing a variation. So this is the kind of graph that we are getting. Now we are asked, first of all, we are asked to find the average velocity in the first 4 seconds. देखिए, आपके पास this is your time axis, which is reflecting the time. तो आपके पास फर्स्ट 4 सेकेंड्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां तक आ जाता है। अगर आप देखिए इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, देन फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड, एट द 4th सेकेंड यू सी दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन। एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट व्हाटएवर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय दैट टाइम इटसेल्फ, दैट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। आपके पास यहाँ फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी आपकी? फॉर टाइम 4 seconds, you just simply have to see that what is the displacement which is covered by the moving object. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर करा है वो ग्राफ से देखने में साफ साफ समझ आ रहा है that it is 10 meters. It is 10 meters. देखिए, फर्स्ट 1 सेकेंड के लिए उसने 5 meters का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। फिर उसके बाद आगे वाले 2 सेकेंड्स में फ्रॉम 1 to 3 seconds, it again showed a variation in the displacement. It showed a increment in the displacement, and by the end of 3rd second, it covered 10 meters. उसके बाद 3 seconds से लेकर 5 seconds तक you are getting a perfectly horizontal line, a line which is running perfectly horizontal to the time axis. अगर ऐसी वाली कोई लाइन होती है which runs parallel to the time axis in a displacement time graph, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अब डिस्प्लेसमेंट समय के साथ नहीं बढ़ रही। अभी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 3 सेकेंड्स में अचीव हो चुका है। 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमें निकालना 4 सेकेंड का है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 3 से 5 के बीच में देयर इज नो वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आता है इससे? दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मोड। ऑब्जेक्ट में पहले ट्रेवल करा, इस तरह से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 10 मीटर्स तक वो कवर कर चुका है बाय 3 सेकेंड्स। उसके बाद पर 2 सेकेंड्स वो रेस्ट पे आ रहा है। 2 सेकेंड का उसने रेस्ट लिया, इट इज नॉट इन मोशन। तो 4th सेकेंड पे वही डिस्प्लेसमेंट आएगी तो 3 सेकेंड्स पे अचीव हो, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट और बढ़ नहीं रही है। एट द 4th सेकेंड देयर इज नो फर्दर इंक्रीमेंट इन द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज फाउंड फ्रॉम द ग्राफ। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप लेंगे दैट विल बी 10, एंड ऑब्वियसली द टाइम फॉर दिस प्रोसेस विल बी 4. दिस इज 10 by 4. 10 by 4. That gives you 2.5 meter by second. तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आती है, which is the answer for the first part, average velocity for the first 4 seconds, that is coming out to be 2.5 meter per second, right? Okay, so that was your part 1. Now let's evaluate part 2. Part 2 क्या पूछ रहा है वो हमसे? Displacement from the initial position till the end of 10 seconds. आपका पूरा जर्नी शो किया गया है ऑब्जेक्ट का, तो आप देख सकते हैं टाइम स्केल से ये वो 13 सेकेंड्स का जर्नी है। इट्स अ जर्नी ऑफ 13 सेकेंड। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टिल द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितना कवर करा।
देखिए डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर करा है। सबसे पहले जब उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था उसने 5 सेकंड, उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करा 1 सेकंड। फिर उसने 2 और सेकंड्स लिए 1 से 3 में, जिसमें उसने 10 मीटर्स का कवर करा। फिर वो 2 सेकंड के लिए रेस्ट के लिए आ गया। इट इज नॉट मूविंग फॉर 2 सेकंड, दैट इज फ्रॉम 3 to 5, इट इज एट रेस्ट। उसके बाद 5 to 7 में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन 5 to 7 सेकंड। 5 to 7 सेकंड्स में आप ही देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कम होने का क्या मतलब होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव जोन में ही है, पॉजिटिव साइड पर ही है, बट डिस्प्लेसमेंट इज रिड्यूसिंग। Whenever there is a reduction in displacement, that means that the object must be approaching the starting point. इसका मतलब 2 सेकंड रुकने के बाद उसने रिवर्सल कर और ये चीज यहां से भी क्लियर है कि उसने रिवर्सल कर दिया, क्योंकि जो आपके पास ये वाला ग्राफ आ रहा है इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो भी स्लोप आएगा दैट स्लोप इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि इस तरह का जब भी कोई ग्राफ आता है इट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल with the time axis. Making an obtuse angle will give you negative value of the slope. और displacement time graph का slope क्या होता है? It is always velocity. So that means for this part between 5 to 7 seconds, the velocities are negative. They are negative because the slope is negative. तो ऐसा सिचुएशन होता भी है जब भी आपका ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच करते हैं, मतलब उसके डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तो उसकी वेलोसिटीज नेगेटिव हो जाती हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होती है लेकिन मैग्नीट्यूड में कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप इस सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ करके देख नहीं सकते। अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, जैसे ऑलवेज द वे वी ऑलवेज ड्रॉ इट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट टिल विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू गो इन वन डायरेक्शन एंड आफ्टर विच इट विल रिवर्स द डायरेक्शन। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ए टू बी ट्रेवल कर रहा है फॉर 3 सेकेंड एक्चुअली। उसके बाद 3 मतलब यहां से यहां आने के लिए इसको जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकेंड्स लग रहा है। ए टू बी जाने के लिए जो समय लग रहा है वो 3 सेकेंड लग रहा है। बी पे पहुंचने के बाद वो 2 सेकेंड का रेस्ट ले रहा है, वहीं खड़ा हो जाता है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर, उसके बाद वो रिवर्स कर लेता है एंड 5 to 7 इन 2 सेकेंड के अंदर अंदर वो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 कर लेता है। You can very easily see that this graph is intersecting the y-axis at this point when the time is 7 seconds. माने 7 seconds तक वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आ जाता है। उसने स्टार्टिंग पॉइंट से बी तक जाने में 3 सेकेंड्स लिए और उसने बी से ए वापस आने के लिए 2 सेकेंड दिए। जाने के लिए 3 सेकेंड, वापस आने के लिए 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वापसी में उसका जो स्पीड है वो बढ़ गया, तभी जितनी ही लेंथ को उससे जल्दी कवर कर दिया। तो वापसी में जो उसको टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स। ये टाइम लग रहा है 5 to 7 का टाइम, जो 2 सेकेंड्स का टाइम है जिससे इसका वेव बैक जर्नी कवर हो रहा है। तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड ये जो आपके पास पोजिशन है ये आपके पास 7 सेकेंड पे आएगा। एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एबल टू रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंच गया है। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां पर आने पे खत्म नहीं होगी जर्नी, अभी वो इसी डायरेक्शन में, देखिए बी से ए वो आया, वो बी से ए आगे भी जा रहा है, उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट के लेवल को भी क्रॉस कर दिया। इट इज गोइंग अहेड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। वो यहां से वो इट 2 सेकेंड्स फॉर रीचिंग पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। नाउ आफ्टर रीचिंग पॉइंट ए इट कंटिन्यू इट जर्नी, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू द जर्नी इन द सेम डायरेक्शन। तो उसमें करने के लिए क्या लगेगा उसको, फॉर 2 सेकेंड्स, मतलब 7 से लेके 9 सेकेंड्स तक वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और -10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। -10 मीटर आप कहेंगे नहीं, -10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्योंकि हमने शायद अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जहां मिल रही हो वैसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ वो करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, जब ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा था हमने मतलब कन्वेंशनली इस डायरेक्शन को पॉजिटिव टेक किया था शुरू में। When the object is moving away from the starting point, we took this direction positive in the beginning only. Why? Because शुरू में आपके पास जितने भी स्लोप्स हैं वो सारे क्या है, they are making acute angles with the time axis। तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी जो कि
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो वेलोसिटी का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, शुरू में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द टाइम एक्सिस है, फ्रॉम द स्टार्टिंग अवे मींस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपके पास जो भी वेलोसिटी की वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माना है। वी हैव टेकन दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब व्हाइल वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से राइट जाने को हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट से राइट जाने को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाने को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो राइट से लेफ्ट आने को हमने नेगेटिव ले लिया, सिंपल। तो ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी, ये आपकी नेगेटिव। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन इस दिशा में हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अब हुआ क्या, 7 सेकंड पर आपका ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ग्राफ से दिख रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, कोई चीज कहीं भी घूम कर आ रही है पर वो वापस से उसी पॉइंट पर आ गई है जहां से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो जर्नी आपकी ओरिजिन से शुरू हुई थी, दैट मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए। अभी 7 सेकेंड्स के बाद दोबारा से आपका जो ग्राफ है वो उसी पॉइंट पर आ गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 पे आने का मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, बी से फिर वो ए पर आ, लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं। दैट्स द पॉइंट, इट डिड स्टॉप एट दिस पॉइंट। अभी आगे उसका जर्नी है, तो आगे वो बढ़ता है, आगे वो बढ़ता है और 2 सेकेंड्स में, 7 to 9 सेकेंड्स में वो अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है -10। अब -10 का बेसिकली मतलब क्या है कि वो अपना जो जर्नी है वो आपके पास यहाँ पर कोई 10 मीटर का लेंथ कवर करता है, 10 मीटर को कोई लेंथ कवर करता है। लेकिन वो जो 10 मीटर का लेंथ है उसके साथ आप एक डायरेक्शन भी एसोसिएट करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन। अब उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव क्यों है, क्यों हम इस 10 मीटर के डिस्टेंस को -10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए में पहुंचने के बाद सी पॉइंट तक आता है, सपोज वो नेक्स्ट ऑफ सी पॉइंट तक आता है, तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करा है, इसमें इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट आपका सी है। इनिशियल इज ए, फाइनल इज सी, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी हेडेड इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 10 मीटर की, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज सच दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, द एरो वेक्टर विच इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड इट इज एंडिंग टू द फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट इसका सी है। इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट वाली जो डायरेक्शन है इसको ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट व्हेनेवर देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच विल बी शोन मूविंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, उसको नेगेटिव साइन दे दिया जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट जाने वाली को पॉजिटिव साइन पहले से दे, ठीक है। तो आपके पास जो भी डिस्प्लेसमेंट आप या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि राइट टू लेफ्ट जाएगी उसके साथ नेगेटिव साइन हो। तो अभी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फ्रॉम ए टू सी, दैट्स व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी -10 मीटर्स, जस्ट शोन हियर। अच्छा जी, -10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के बाद क्या होता है, 9 सेकेंड से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4 फॉर 4 सेकेंड्स, नॉट 4 सेकेंड, फॉर 3 सेकेंड्स, 9 से लेके 12 तक। आप देख सकते हैं कि 9 से लेके 12 तक वी अगेन हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन which is running parallel to the time axis, मतलब फिर से आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। देखिए आपके पास जब भी कोई इस तरह की लाइन होगी which is parallel to the time axis, which is making an angle of 0 degree with the time axis, ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा, 0, और स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी आपकी 0 पता चल रही है ग्राफ से, तो वेलोसिटी 0 कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा। दैट मीन्स फ्रॉम 9 to 12 सेकेंड
द ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट एट पॉइंट सी ओ। वो यहां से यहां आया था, अब वो सी पॉइंट पर ही 3 सेकंड के लिए रेस्ट पे रहने वाला। रेस्ट पे रहने के बाद वो क्या कर रहा है, रेस्ट पे रहने के बाद इट इज अंडर गोइंग द रिवर्सल इन द डायरेक्शन। वंस अगेन वो 1 सेकंड के अंदर 12 से 13 सेकंड विच इज 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड के अंदर अंदर वो फिर से ए पे पहुंच जाता है। आई मीन आपका ऑब्जेक्ट जो है ए बी फिर ए फिर उसके बाद सी फिर ए पे ए से गया बी से आया ए पर, ए से फिर गया सी पे, सी से फिर गया ए। ये जर्नी है बेसिकली आप। तो वंस द ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड पॉइंट सी इट विल टेक अ रेस्ट ऑफ 3 seconds and after the elapsing of those 3 seconds will again approach the starting point। वो फिर से अपने उसी पॉइंट की तरफ जाएगा और उसी पॉइंट की तरफ जाने में जो समय ले रहा है वो सिर्फ 1 सेकंड ले रहा है। आप देख सकते हैं बाय द कंप्लीशन ऑफ 13 सेकंड, एट द 13 सेकंड आपका जो ग्राफ है वो फिर से टाइम एक्सेस को टच कर रहा है। टाइम एक्सेस को टच करने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब भी आपका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे ओवरलैप करता है। दैट इज द पॉइंट व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0, राइट। तो यही आपका सिचुएशन था जो कि मैंने ड्रॉ करके बता दिया। अब बहुत इजी है डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टिल द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। आपने क्या करा, देखिए 0 से 7 सेकंड्स तक तो डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 आ गई, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट 5 थी, फिर 10 हुई, फिर वो 10 ही रही 2 सेकंड तक, फिर उसके बाद 7 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। 0 हो गया था, उसके बाद पूछा गया आपसे 10 सेकंड, 7 से 9 सेकंड, इन 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बचा उसका -10। अब -10 होने के बाद वो रुका रहा थोड़े सा, इट वॉज एट रेस्ट। तो इसी टाइम स्पेन के बीच में 10 सेकंड आ जाता है आपका। तो इसका मतलब 10 सेकंड तक जो टाइम है वो कौन से ड्यूरेशन में आ रहा है, व्हेन इट इज एट रेस्ट। एंड व्हेन इट वाज एट रेस्ट इट हैज ऑलरेडी कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली -10 मीटर। तो आंसर टू पार्ट 2 विल बी -10 meters। So displacement from initial point till the end of 10 seconds would be -10 meters। तो आपके पास जो पार्ट 2 है उसका आंसर रहेगा -10 मीटर, राइट। चलिए अब हम निकालते हैं अपना थर्ड पार्ट, which is asking you to find the time after which the object reaches the starting point। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंच रहा है, देखिए ग्राफ से बहुत क्लियर हो रहा है that object is reaching the starting point twice। जब उसने स्टार्ट किया उसके बाद एट द 7th सेकेंड, पहली बार एट द 7th सेकेंड इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद वो आगे गया, फिर से अपना जर्नी कवर करके आता है, फिर एट 13 सेकेंड। तो आपके पास आंसर में 2 वैल्यूज आएंगी। जो आपका आंसर टू पार्ट 3 होगा दैट विल बी 7 and 13 सेकेंड। 7th and 13 सेकेंड। आई मीन इन पार्ट्स में एक्चुअली कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया है, ग्राफ समझ में आ रहा है तो ग्राफ से देख के बस आपने वैल्यू निकाल दी, राइट। ओके जी, दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड इट फर्स्ट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड देन वी सॉल्व। सी दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सर ईटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी इस ग्राफ को आपको ध्यान से स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद हम ये क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है that what is the state the nature of the motion of particle। I was reading it as state of the particle, so it is you have to tell us the nature of the motion of the particle। मोशन का नेचर बताना है, आप किसी भी पार्टिकल के मोशन का नेचर बताना। तो आपको नेचर बताना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, ग्राफ में देखिए ग्राफ जो है दिस इज वंस अगेन अ कॉम्बिनेशन ग्राफ, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ये ग्राफ। एक ग्राफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 0 to 4 seconds, दूसरा ग्राफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 4 to 6 seconds। तो पहले देखते हैं कि 0 to 4 seconds में वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर माने स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, ठीक है। और ये जो आपका ग्राफ है सच अ ग्राफ दैट इट इज हैविंग एंड इट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस। इसका मतलब जो भी आपका वो कांस्टेंट स्लोप है वो पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट है स्लोप और स्लोप आपका पॉजिटिव है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में स्लोप होते ही क्या है, एक्सेलरेशन होते हैं। सो दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट 4 seconds इट इज
this is reflecting a uniformly accelerated motion. तो आपका जो पार्ट 1 का एक पार्ट रहेगा आंसर का, that the motion from 0 to 4 seconds is uniformly accelerated motion. क्योंकि acceleration इसमें है, non-zero acceleration है. Why? Because with increment in time there is variation in the velocity. And since it's a straight line graph, that means whatever acceleration is there in the system, that is uniform. That is not changing with time. So uniform acceleration, right? And why it is acceleration? Positive इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि slope आपका positive आ रहा है. Acceleration का जो value आएगा वो आपका positive आएगा. ठीक है, और वो पता भी चल रहा है क्योंकि समय के साथ आपकी velocity increase कर रही है. Velocities are gaining strength with time. That means whatever acceleration has to be there in the system, that should be such that it is helping the increment in the velocity. So आपके पास जो answer to part 1 बनेगा, that will be that from 0 to 4 seconds, it's a uniformly accelerated motion, right? So it's a uniformly accelerated motion from 0 to 4 seconds. Now let's see from 4 to 6 seconds. जो आपका टाइम विंडो है 4 to 6 सेकेंड्स का, उसमें मोशन कैसा रहता है वो भी देख लेते हैं. ये भी आपके पास एक लीनियर कर्व है, पर ये कर्व इस तरह का है जिसकी वजह से इट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द टाइम एक्सिस. इसका मतलब जो भी आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है. नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. तो ये आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बनेगा. Okay guys, so this is the situation of uniformly retarded motion. This is your answer to part 1. Okay ji. Now in part 2 we have to find the displacement of the particle at t equal to 6 seconds. ठीक है, मतलब आगे वाली पूरा जर्नी है वो 6 सेकंड्स का ही है. 0 to 6 सेकंड्स लास्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट का मोशन. तो इसका आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना. बाय द एंड ऑफ 6 सेकंड्स जो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना. देखते हैं कैसे निकालेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका. फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेनेवर वी हैव टू इवैल्यूएट द डिस्प्लेसमेंट, देयर इज वन पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग दैट. दैट इज फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. जो आपके पास यहाँ कर्व है, क्योंकि यहाँ पर लाइन है एक्चुअली, तो इन लाइंस के अंडर का एरिया आपने इवैल्यूएट करना. ठीक है, वही एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट की तरह काम. लेट्स सी व्हाट वी हैव डन हियर. हमने पूरे डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, S1 and S2. S1 is the displacement which is going to exist for the first 4 seconds, that is from 0 to 4 seconds, and S2 is the displacement which is going to last for the last 2 seconds, that is from 4 to 6 seconds. तो डिस्प्लेसमेंट जो आपने फाइंड करनी है उसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ता है. और अगर आप इस पूरे डायग्राम को स्प्लिट करके दो पार्ट्स में देंगे तो ये दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स है. दो ट्राइंगल्स है आपके पास. तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है. जो S1 निकालना है दैट इज हाफ इंटू V1 इंटू H1, एंड जो S2 इज इक्वल टू हाफ इंटू V2 इंटू H2. ये V1 V2 आपके दो बेसिस है दोनों ट्राइंगल्स के. H1 और H2 आपके दोनों के हाइट्स हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट ट्राइंगल का निकालते हैं जिसे हाफ इंटू V1 आपके पास 4 है और H1 आपके पास 2 है. तो हाफ इंटू 4 इंटू 2. उसके बाद V2 आपके पास 2 है और H2 आपके पास फिर से 2 है. दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू 2. So this will give you 4 meters, which is the first displacement S1, and S2 will come out to be 2 meters. So that the collective displacement at the end of 6 seconds is 6 meters. इस तरह से आपका 6 meters का displacement आ जाएगा. That is your answer to part 2. So part 2 is 6 meters. चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो है that is asking you, does the particle changes its direction of motion? क्या पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बदल रहा है 6 सेकेंड्स में? बदल रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, इस तरह का आई मीन इफ यू सी अ ट्रायंगल ऑफ दिस काइंड की ऑब्जेक्ट का कर्व पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गया, डायरेक्शन बदल रही है. नहीं, जरूरी नहीं है कि चेंज इन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ऐसा कोई कर्व आएगा, ऐसा कोई ट्राइंगल बनेगा, तो वो चेंज इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जाते वक्त पॉजिटिव वेलोसिटीज होंगी, स्लो पॉजिटिव, वापसी में आपके पास नेगेटिव वेलोसिटीज होंगी, नेगेटिव स्लोप है। But that is in case of position time graph or the displacement time graph. This is velocity time graph. Velocity time graph में डायरेक्शन तब तक नहीं बदलेगी जब तक वेलोसिटीज का साइन नहीं बदलता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव वेलोसिटीज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज नो पार्ट ऑफ द ग्राफ इज गोइंग इन द नेगेटिव साइड। तो एक तो यहीं से आपको पता चल गया कि डायरेक्शन तो उसकी नहीं चेंज हुई, कहीं से भी रिवर्सल नहीं हुआ। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसमें एक और तरह की डायरेक्शन आ सकती है विच कम्स आफ्टर रिवर्सिंग। अगर वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर देता है तो उसका चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन आपके पास वो डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो वेलोसिटीज के साथ एसोसिएटेड साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, whenever the object begins to approach the starting point, the signs which will be associated with the velocities will turn to be negative। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारी वेलोसिटीज 0 से 6 सेकेंड तक की सब वेलोसिटीज पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव हाफ में ही शो की गई। इसका मतलब द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, पार्टिकल डायरेक्शन नहीं चेंज कर। तो फिर ये जो ग्राफ का शेप है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आप ये देखिए कि क्या इसका जो ग्राफ है, ये बेसिकली इसका जो स्लोप है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन। तो एक पार्ट में आपका पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन है और दूसरे में आपका रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब द वेलोसिटी इज लूजिंग स्ट्रेंथ विद टाइम, वेलोसिटी आपकी समय के साथ कम हो रही है। दैट्स इट। ये तो हो ही सकता है ना कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वो उसकी स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है, दैट मीन्स इंक्रीमेंट इन द स्पीड इज देयर। फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड कम करनी शुरू कर दी, तो स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड कम कर रहा है, इससे उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। वही चीज यहाँ पे इंडिकेट की गई है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो जाती है, रिटार्डेशन आ जाती है सिस्टम में, पर उससे मोशन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशन की डायरेक्शन उसी दिशा में है जिस दिशा में स्टार्टिंग में थी। इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज। सो आंसर टू पार्ट 3 विल बी नो, राइट? ओके, फोर्थ पार्ट है, यू हैव टू कंपेयर द डिस्टेंसेस व्हिच आर ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 seconds एंड फ्रॉम 4 to 6 seconds। आपने उनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लिया है पार्ट नंबर 2 में, अभी आपने उनको कंपेयर करना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करी थी डिस्प्लेसमेंट, कंपेयर तो डिस्टेंस में करना है। तो भाई इसमें एक बात दिमाग में रखनी है दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज इन डायरेक्शन, डिस्टेंस विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहाँ कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहा है, एक बार स्पीड अप होते हुए जा रहा है, एक टाइम स्लो डाउन होते हुए जा रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन एज सच। सो व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, राइट? तो आपने क्या करा है, जो आपने पार्ट नंबर 2 है उसमें आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। हमने वो डिस्प्लेसमेंट जब इवैल्यूएट किया वो हमने पार्ट्स में किया था। एक बार आपके पास 0 to 4 seconds के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आया था दैट वाज 4 meters, और जो 4 to 6 seconds के लिए आया था दैट वाज 2 meters, दैट वाज 2 meters। इससे क्या पता चला कि शुरू में 4 seconds में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, आखिरी के 2 सेकंड में उसने कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस चल गया, इनफैक्ट हाफ ट्रेवल किया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 और यहाँ 2 है, दैट मीन्स हाफ ऑफ व्हाट इट ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 seconds। वही कंपैरिजन आपको यहाँ शो करना है, क्योंकि आपने कंपेयर करना है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 4 एंड देन फ्रॉम 4 to 6। तो दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर S1 by S2। जब भी आपको कोई दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कंपेयरिंग इज बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ देम। तो अभी हमने दोनों का रेशियो निकाल देना है, 4 meter by meter, so that will come out to be 2 by 1, which is nothing but 2:1। So answer to your part 4, that is comparison of the distances traveled by particles from 0 to 4 seconds and then from 4 seconds to 6 seconds will be 2:1। तो 2:1 का डिस्टेंस है आपका जो रेशियो है, राइट? ओके जी, अब हमने फाइंड करना है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज द 5th पार्ट, which is asking us to find the acceleration from 0 to 4 seconds। हमें पता है कि 0 to 4 seconds में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया था,
एंड देन द रिटार्डेशन फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स, जहां उसने रिटार्ड किया। तो इस फिफ्थ पार्ट के दो पार्ट हैं। तो फिफ्थ पार्ट का पार्ट नंबर ए जो हमने निकालना है, द एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ फ्रॉम 0 to 4। तो आपके पास यहाँ पर जो y वैल्यूज है वो आपकी क्या आ रही है, 2 - 0। फाइनल वैल्यू आपकी 2 है, इनिशियल आप 0 ले लीजिए और यही टाइम स्पैन ले लीजिए, दैट इज 4 - 0 4 सेकेंड्स। सो दिस विल बी हाफ, which is nothing but 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपने इवैल्यूएट करना है रिटार्डेशन, विच इज ऑब्वियसली 4 to 6 सेकेंड्स में आपका रिटार्डेशन एग्जिस्ट कर रहा है। वो रिटार्डेशन जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर इवैल्यूएट करनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी आपकी, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वाई वैल्यूज। दैट मीन्स आपका अगर ये A1 है तो ये आपका A2 है। सो दैट मीन्स द फाइनल वैल्यू इज 0, फाइनल y एक्सिस वैल्यू इज 0 एंड द इनिशियल वाज 2। दैट मीन्स 0 - 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 to 6 आपका 2 सेकेंड्स का टाइम स्पैन है। तो ये आ जाएगा -2.2 विच इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो डी एक्सेलरेशन का वैल्यू है दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत उसमें रिटार्डेशन इज कंसिडर्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, जस्ट द मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने रिटार्डेशन यहाँ एज अ मैग्नीट्यूड बताना है, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप नेगेटिव में छोड़ देते हैं तो भी ठीक है वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली में तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, लेकिन रिटार्डेशन इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है नॉर्मली, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस video is clear to you. That's all for today. See you in the next video. Bye.